Good morning students, welcome back to my YouTube channel Achievers Teaching is my passion। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने NCERT एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक अटेम्प्ट किया था और काफ़ी कुछ हमने अपनी नॉलेज को एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं और न्यू एडिशन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट करा चुके हैं। अब ओल्ड एडिशन की एक्सरसाइज 4.3 चल रही है। चैप्टर नंबर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9th। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन बोर्ड पर सामने है। क्या है? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर यानी फेयर मीन्स होता है किराया। टैक्सी का जो किराया है वो इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी क्या कह रहे हैं? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर चलने पर जो किराया है, फेयर जो है वो ₹8 है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। यानी अगले हर किलोमीटर के लिए ₹5 आपसे पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? सब्सिक्वेंट डिस्टेंस यानी आगे डिस्टेंस के प्रत्येक किलोमीटर के कितने रुपए पड़ेंगे? ₹5 पड़ेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, पूरी दूरी को x किलोमीटर मानते हुए और पूरे फेयर को, किराए को y रुपीज मानते हुए एक लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है और उसका ग्राफ भी बनाना है। ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, क्या है? टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए पहले समझाता हूं मैं। आप मान लीजिए यहां पर हैं ए पॉइंट पर और यहां पर से आप चलना शुरू करें और बी पॉइंट तक 1 किलोमीटर हो गया आपका। ठीक, अब आप नेक्स्ट चलते रहे हर किलोमीटर तक, इस तरीके से आप चलते रहे। ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये तीनों 1 किलोमीटर। ठीक है, सी, ये डी, ये ई। ठीक, तो कह रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए पड़ेंगे? 8 पड़ेंगे। तो फिक्स है, फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 पड़ेंगे। पर नेक्स्ट किलोमीटर के हर किलोमीटर के ₹5 पड़ेंगे। यानी ये जो किलोमीटर चला इसके ₹5, ये किलोमीटर चला इसके ₹5, ये जो किलोमीटर चला इसके ₹5। सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स का मतलब है आगे आने वाले लगातार किलोमीटर्स। जो आने वाले किलोमीटर्स हैं यानी आने वाली जो डिस्टेंस है अगली, ठीक है, फर्स्ट वाली को छोड़कर, तो उसके सब्सिक्वेंट जो किलोमीटर्स हैं उसमें ₹5 पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चलने पर ₹5 को क्या करेंगे? किराया लेगा टैक्सी वाला। तो हमें इस सिचुएशन की एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, वो भी 2 वेरिएबल में लिखनी है क्योंकि x एंड y दे रखे हैं यहाँ पर, और उसका ग्राफ भी बनाना है जो कि हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। और ग्राफ भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसकी सोल्यूशन में तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को डेवलप करेंगे। हमने, इन्होंने लिखा है ना डिस्टेंस कवर्ड, लेट द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है हमें। लेट द टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹y। टोटल फेयर कितना हो गया? ₹y है। अब हम लोग इस सिचुएशन को थोड़ा सा ऐसे समझेंगे x और y के टर्म्स में। तो बच्चों इस सिचुएशन को x और y के टर्म्स में समझने के लिए एक आपको मैं डायग्राम बनवा रहा हूं, जो आपको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। टोटल डिस्टेंस जो चली किसी इंसान ने, वो तो चली x किलोमीटर। पूरी डिस्टेंस जो चली वो x किलोमीटर चली। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था। पर इन्होंने एक शर्त ये लगाई कि फर्स्ट किलोमीटर के तो ₹8 ही पड़े होंगे। तो फर्स्ट किलोमीटर मान लेते हैं कि यहां तक हुआ। ठीक है, ये C पॉइंट तक ही क्या हुआ? फर्स्ट किलोमीटर हुआ C पॉइंट तक। तो इसके रुपए तो 8 ही पड़े होंगे भाई। तो ये तो फर्स्ट किलोमीटर था ना, 1 किलोमीटर।
तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, x-1 हो गई बच्चों। देखिए पूरी डिस्टेंस x किलोमीटर, उसमें से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि ये फर्स्ट 1 किलोमीटर थी, तो C से लेके B तक की जो डिस्टेंस रह जाएगी वो x में से 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे, x-1 किलोमीटर रह जाएगी। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 10 थी, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर यहां से हमने माइनस कर दिए तो ये 9 ही तो होगी। 10 थी पूरी और इतनी 1 है तो इतनी CB वाली 9 ही होगी। तो वही लिखा है, अगर जनरल केस में ये x किलोमीटर है तो फर्स्ट किलोमीटर चले तो ₹8 पड़ गए, लेकिन बची हुई डिस्टेंस कितनी हुई, वो तो x-1 किलोमीटर हुई। अब इस x-1 किलोमीटर के प्रत्येक किलोमीटर के ₹5 हैं, हर किलोमीटर के ₹5 हैं, तो बचे हुए किलोमीटर कितने हैं, x-1, तो x-1 किलोमीटर के कितने रुपए हो जाएंगे, तो 5 इंटू x-1 हो जाएंगे। ये इस डायग्राम से हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बच्चों इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं ना हम लोग, अकॉर्डिंग टू यानी क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या सिचुएशन है हमारे पास, टोटल फेयर हमारे पास ₹y है ना, तो हम देखिए यही तो सिचुएशन है। देखिए टोटल फेयर कैसे निकलेगा, टोटल फेयर हमें कैसे पता चलेगा, फर्स्ट किलोमीटर के तो ₹8 हो गए, तो ₹8, ठीक, तो रुपीज हटा रहा हूं मैं क्योंकि मैं टोटल फेयर लिख रहा है ना, जाहिर सी बात है रुपीज में ही आएगा आंसर। तो 8 प्लस, ठीक, फर्स्ट किलोमीटर, या ऐसे लिख लीजिए इसको, देखिए आपको और आसानी के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के रुपीज, फर्स्ट किलोमीटर रुपीज प्लस फर्स्ट किलोमीटर, भाई टोटल पूरा किराया कितना हो जाएगा, पहले किलोमीटर के रुपीज में बचे हुए किलोमीटर के बचे हुए किलोमीटर के रुपीज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x-1 से कर देनी चाहिए हमें, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग किलोमीटर्स, या कहो रिमेनिंग डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा टोटल फेयर का, टोटल फेयर इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के रुपीज, फर्स्ट किलोमीटर के रुपीज, और बचे हुए किलोमीटर के जो रुपीज हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि 1 किलोमीटर के ₹5 पड़ रहे हैं। तो x-1 किलोमीटर चला है तो x-1 यानी रिमेनिंग डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, जितनी भी उसने चली होगी। मान लीजिए बची हुई डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर चली तो 10 इंटू 5 करेंगे तभी तो ₹50 होंगे, ठीक है। तो टोटल फेयर कितना था हमें दे रखा, y, फर्स्ट किलोमीटर के रुपीज कितने थे 8, 5 से क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस थी कितनी, x-1 थी हमारे लिए, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या थी, x-1 ही तो थी, पूरी थी x, उसमें से 1 किलोमीटर तो निकाल दिए, बची हुई डिस्टेंस उसने x-1 चली, तो x-1 चली, लेकिन 1 किलोमीटर के ₹5 पड़ रहे हैं, तो x-1 के कितने पड़ेंगे, 5 इंटू x-1। यहां तक की सिचुएशन आई होप बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके आगे को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहां से लिख रहा हूं y इक्वल्स 8 प्लस 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 5x पहले लिख दिए, 8 माइनस 5 प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक। यही मेरे लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। इसको अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, यानी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ y को हम उधर ले जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 5x माइनस वाई प्लस 3। इसको थोड़ा सा और पलट के हम लिख लेंगे, कैसे, ये वाली क्वांटिटी इधर लिख लेंगे, 0 को उधर लिख लेंगे, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स 0। जैसे ही हम यहाँ पर ये लिखेंगे हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो जनरल फॉर्म में आ चुकी है। तो बच्चों ये इसको मैंने राइट हैंड साइड को पहले लिख लिया है और 0 को बाद में लिख दिया है, बात तो एक ही है, ठीक है। जैसे देखिए x इज इक्वल टू वाई है तो y वाला पहले लिख लें,
और x वाला बाद में लिख लें तब भी तो y इज इक्वल टू एक्स, यानी दोनों बराबर है। तो वही काम किया, ये इसके 0 के बराबर था तो अभी भी तो ये इसके 0 के ही बराबर है। बस लिखने का मैंने क्या कर दिया है, चेंजिंग कर दी है। ठीक है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया है। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए कितनी बार मैं बता चुका हूं, y की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू अपने पास से रखते हैं, y की वैल्यू मिलती जाती है, मिनिमम 4 पॉइंट्स रखते हैं, ग्राफ प्लॉट हो जाता है। तो देखिए यहां पर अब हम y की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि यहीं से मिल रही है y की वैल्यू, देखिए यहां से मिल रही है, यही तो है इक्वेशन सब चलती है, y की यहीं से मिल रही है। तो x की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें y के आंसर्स मिलते जाएंगे। ये प्रीवियस 2 लेक्चर से हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप x की वैल्यू डालिए और y की मिलेगी और आप इसका क्या करेंगे, ग्राफ को क्या करिए, प्लॉट करिए। ठीक है, इसको प्लॉट करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही मैटर्स करती है, आपका सीखना मैटर करता है, ना कि यहाँ पर मेरा हर चीज को अपने हाथ से लगाना। मेरी प्रैक्टिस मैटर नहीं करती है, आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। ठीक है, तो अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप इसको बना सकते हैं, इस एक ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आपके स्क्रीन और बोर्ड पर ये रहा। एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, नीचे चॉइसेस दे रखी हैं, ये रही, ये फिगर 4.6 के लिए, ये फिगर 4.7 के लिए। इसमें हमें चूज करनी है वो इक्वेशन जिसका ग्राफ जो है 4.6 और 4.7 में दिए हों। ये फिगर 4.6 है ये वाला, और ये फिगर 4.7 का दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि 4.6 में जो फिगर है 4.6 में, उसमें जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है उसकी इक्वेशन इनमें से कौन सी है, वो लिखा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए चॉइसेस में से चूज द इक्वेशन, इक्वेशन को चूज करिए हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो पहले 4.6 फिगर को आप सब अपनी बुक में देख पा रहे होंगे और ये चॉइसेस भी देख पा रहे होंगे। इसमें मुझे क्या बताना है, इसमें ये 3 पॉइंट्स भी आपको गिवन है, इसमें भी ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। अब आपको ये बताना है कि इन इक्वेशन में से इस लाइन को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ ये होगा 4.6। तो देखिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स, ठीक है, एक स्ट्रेट, देखिए एक पॉइंट से तो बहुत सी लाइनें पास होंगी, तो हम एक पॉइंट को यहां रखकर नहीं देखेंगे, सेटिस्फाई कराकर नहीं देखेंगे, हम मिनिमम 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराकर देखेंगे कि इन तीनों में कौन से तीनों कर लीजिए, ठीक है, इन तीनों के कौन से ऐसे पॉइंट्स, कौन सी इक्वेशन है जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मिनिमम 2 से भी काम चल जाएगा आपका, मिनिमम 2 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। अगर आप 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक एक करके इन सब में रखते हैं, जिस इक्वेशन में ये दोनों या तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक रख के देखेंगे और सेटिस्फाई हो रही हो तो एक पॉइंट से तो कई लाइनें पास होती हैं, तो कैसे पता चलेगा ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, क्योंकि एक पॉइंट से तो काफी लाइनें पास हो सकती हैं। ठीक, जैसे एक लाइन से तो इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, जो कि जैसे 0,0 से पास होने वाली, ठीक है, ये भी लाइन होगी, मान लीजिए x + y = 0, ठीक, 0,0 से पास होने वाली ये भी होगी कि नहीं होगी? तो ये दोनों लाइनें 0,0 से पास हो रही हो, लेकिन ये वाली लाइन कौन सी है, कैसे पता चले? तो देखना पड़ेगा कि इसके अलावा ये और ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रही हो वो इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्रोच लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ, यहां पर कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, आपका बिल्डअप, नॉलेज बिल्डअप ज्यादा जरूरी है रादर देन क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैं कर ही रहा हूं यहाँ पर, आपको पता हो ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसको देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, इसमें से आप मिनिमम 2 पॉइंट्स ले लीजिए,
ये 13 14 से आपने लिया था, 15 लिया था स्टार वाले। तो स्टूडेंट्स इसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू ये वाले मिनिमम कोई भी 2 पॉइंट्स इसमें लगा के देखेंगे, और जो इक्वेशन इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाएगी यानी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 0,0 और मैं ले लेता हूं 1,-1। ठीक, तो देखिए 0,0 फर्स्ट वाली सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, देखिए y की जगह 0 रखी है, 0 बराबर 0 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रही है। क्या 1,-1 भी कर रही है? देखते हैं, यहाँ 1 रखिए, कहाँ x की जगह 1 रखिए और -1 y की जगह रखिए, तो 1 और -1 तो बराबर नहीं होंगे। देखिए पॉइंट्स कौन कौन से ले रहे हैं, a पॉइंट ले रहे हैं 0,0, b पॉइंट ले 1,-1। फर्स्ट वाली तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है, फर्स्ट वाली नहीं सेटिस्फाई कर रही। देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया a पॉइंट के लिए, लेकिन b पॉइंट के लिए कैसे हो जाएगा, 1-1 इज इक्वल टू 1 कैसे हो जाएंगे, तो डज नॉट इक्वल टू होते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट को, तो तीसरे को तो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है, ठीक है, नहीं ही करेगी। ठीक, तीसरे वाले को भी नहीं करेगी। सेकेंड वाले पे आते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हमने 0 रखा x को, प्लस 0 रखा y को, 0 प्लस 0 तो कर गई सेटिस्फाई। अच्छा b पॉइंट पे आते हैं, b वाले को देखते हैं। b है x की जगह 1, तो x की जगह 1 प्लस y है -1 इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें मिल गया 0 इज इक्वल टू 0, कर गई सेटिस्फाई। सेकेंड वाली इक्वेशन दोनों पॉइंट्स को क्या कर गई है, सेटिस्फाई कर गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे जल्दी से, ऐसे ही देखिए x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 2, तो 0 है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है 2। देखिए सेटिस्फाई कर रही है, 0 रख रहे हैं यहाँ, तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये भी कर रहा है? x की जगह 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, नहीं कर रहा है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा ये वाले में देखते हैं, x की जगह पे 0 रखा तो y मिला -2, तो y तो 2 मिलना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए x की जगह हमने 0 रखा तो y मिला -2 यहाँ से, पर ये तो y तो 2 है, 0 पर 2 है, तो इसका तो होगा नहीं सोल्यूशन। ये वाली लाइन इसको तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी, इस पर देख लेते हैं। x की जगह रखा 0 तो y 2 मिला, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई करा पहला पॉइंट। x रखा 0 तो 2 - 0 यानी 0, तो y मिला 2 - 0 यानी 2, तो y मिला 2, ये तो कर गया। इसको देख लेते हैं, x की जगह क्या रखा 2, 2 - 2 करा तो 0 हो गया। ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो तीसरा भी करेगा। मिनिमम 2 पॉइंट्स को लिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, हमने देखा इसमें कि हमें ग्राफ दे रखा था, हमें पहचानना था कि इस लाइन की इक्वेशन इनमें से कौन सी है, ऐसी इस लाइन की इक्वेशन इनमें से कौन सी है, वो हमने मिनिमम 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करके देखा है, क्योंकि अगर सिंगल पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे तो उसके इन्फिनाइट इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं। सिंगल पॉइंट से तो इन्फिनाइट आंसर्स निकल सकते हैं ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस इक्वेशंस निकल सकती हैं, तो चेक नहीं हो पाएगा कि यही वाली इक्वेशन कौन सी है। तो यही वाली इक्वेशन चेक करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स रखिए, या तीनों रख के देख लिए, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो ये रहा इसका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर मिलेगा, उसे बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो वर्क डन है ना, ठीक है, वर्क डन जो है जब हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, वर्क डन जो है कुछ फोर्स लगाने के डिस्टेंस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ऐसी बात कहना इनका क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है। ठीक, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है बच्चों तो इक्वल टू आता है, और
f जो कांस्टेंट है उसे f मान लेते हैं, ये आ गया f इंटू डी। ठीक, f इंटू डी। इस कॉन्सेप्ट में हम डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, चलिए x मान लेंगे, फोर्स को f ही रखेंगे। ठीक, f ही रखेंगे और वर्क डन को हम y मान लेंगे। मानने के बाद हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगी। ठीक, तो y बराबर f इंटू एक्स रख देंगे। ठीक, ये हमारे लिए f क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन कन्वर्ट जब होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने पर यहाँ पर f एक कांस्टेंट भी आ जाए राइट हैंड साइड में। ये एक कॉन्सेप्ट रहता है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का भी है कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में ऐसा बहुत यूज किया होगा। ठीक, तो अगर हम कहें सिंस वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बच्चों, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि W इक्वल्स में क्या होगा, तो प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस के, तो इक्वल्स में क्या होगा, ये कब हुआ है, कांस्टेंट फोर्स लगने पर, तो F इंटू डी। अब हम मान लेंगे लेट द डिस्टेंस बी x एंड वर्क डन बी y। तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू एफ इंटू सॉरी, इक्वेशन बच्चों क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बनेगी, W की जगह क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऐसी रहेगा इंटू एक्स। ये तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगी जहां f जो है वो कांस्टेंट है। अब इसमें कह रहे हैं कि कांस्टेंट फोर्स को f रखना है, पुटिंग f इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक, तो y इज इक्वल टू 5x हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल निकल कर आई। इसके बाद कह रहे हैं आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। ठीक, अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है भाई। ठीक, और ग्राफ में से रीड करना है। तो देखिए इतना तो कॉन्सेप्ट आ गया आपको समझ में कि वर्क इज प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के, और वो कब था, जब कांस्टेंट फोर्स लगाया था। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एफ आ गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और इक्वल का साइन लगाया तो एक एफ इंट्रोड्यूस करा, इसको हटाया ना तो इक्वल लगाया तो ये एफ इंट्रोड्यूस करा। ये तो होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता ही है फॉर्मूला फिजिक्स में। ठीक, तो डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, वर्क डन को मैंने y मान लिया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ ऐसी दिखी। अब इन्होंने कहा कि f को 5 यूनिट्स रख दो, तो मैंने 5 यूनिट रख दिया, लीनियर इक्वेशन आ गई। इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना था, मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट्स ले लिए और यहाँ x की वैल्यू डालते जाएंगे, 0 डालेंगे y 0 मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखी तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, 0 हो गया। पहले बहुत कर चुके हैं ऐसे। ठीक है, x की जगह 1 रखिए, y 5 मिल जाएगा, x की जगह आप -1 रख दिए, y -5 मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसको प्लॉट जल्दी से कर लेते हैं। कहाँ पे करेंगे हम लोग, ग्राफ पेपर पे करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे। ठीक, देखिए 0,0 यहाँ रहा होगा, 1 पे 5, 1 पे करीब 5 यूनिट यहाँ मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ मान लेते हैं। ठीक, तो 1 पे 5 कुछ यहाँ पे यहाँ पे आ गया होगा, और -1 पे -5, ये -1 -2 -3 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से कई बार सीख चुके हैं बच्चों, कर चुके हैं बहुत। तो -1 पे -5 है, -1 कहाँ, ये है -1 पे -5 कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक, ये इक्वेशन आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिएगा, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये कह रहा है जब डिस्टेंस जो हो बॉडी की वो 2 यूनिट्स हो, यानी एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स हो। एक्स एक्सिस देखिए डिस्टेंस कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, इसके बाद फर्स्ट पार्ट है जो डिस्टेंस हो वो 2 यूनिट्स हो, तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, यानी y की वैल्यू चाहिए। y तो था वर्क डन y था, तो y की यूनिट चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट्स है, तो डिस्टेंस यहाँ 2 यूनिट्स रखेंगे हम। ग्राफ में से बताना है, यहाँ से तो बता देते 10 आती, तो 2 पर कितनी आएगी, यहाँ पर जितना भी आगे गया हो ऐसे ग्राफ, 2 पर पता चल जाएगा ऐसे ग्राफ से कि भाई 10 यूनिट आ रही है।
ठीक है, 2 पर 10 आ रही है, ये ग्राफ से देखना है, और नहीं पता चल रहा है ग्राफ से तो आप x की जगह 2 रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू 10 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक, 5x था तो 5 इंटू 2 यूनिट्स कर दिया, तो y यानी 10 पे ही मिल रहा होगा। ग्राफ पेपर पे करेंगे तो 2 पर कितना आंसर मिल रहा होगा, 10 मिल रहा होगा। यही तो करते हैं बच्चों, 2 पर 10 ही तो आंसर मिलता। तो इसी तरीके से 0 यूनिट्स पे 0 मिल रहा है, देखो सेकेंड पार्ट में 0 पे 0 मिल रहा है, तो ग्राफ से पता चल गया 0 पे 0 है। लीजिए ये पॉइंट है आंसर में सेकेंड का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्क डन निकाल लिया है। जब x डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन 0 है, जब डिस्टेंस 0 है वर्क डन 0 है, जब डिस्टेंस 2 है तो वर्क डन 10 है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा वर्क डन 10 यूनिट्स, और सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा वर्क डन 0 यूनिट्स। लेकिन ये हमें ग्राफ में से रीड करना था, ना कि हमें इक्वेशन से निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिखा होगा अभी स्क्रीन पर। क्या था, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। कह रहे हैं यामिना एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास की, उन्होंने अर्थक्वेक की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उन्होंने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं, मिलाकर 100 रुपीज किए हैं। 2 लोगों ने 100 रुपीज रिलीफ फंड के तौर पर क्या किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं रिलीफ फंड में। प्राइम मिनिस्टर की रिलीफ फंड में कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं, 100 रुपीज किए हैं। किन लोगों ने किए हैं, 2 9th क्लास की बच्चियां हैं जिनका नाम है यामिनी एंड फातिमा। ठीक, तो कह रहे हैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखो जो इस डाटा को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो देखिए मान लेते हैं लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी ₹X and for यामिनी एंड फातिमा भी ₹Y। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलाकर कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपीज दिए हैं। किसी एक ने मान लीजिए 30 रुपीज दिए हो सकते हैं, दूसरे ने 70 दे रखे होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा हो सकता है, किसी ने 30 दे रखे होते हैं, दूसरे ने 70, यामिनी ये फातिमा, तो 100 हो गए होंगे। हो सकता है एक ने 50 दिए हों, दूसरे ने भी 50 दिए हों, इक्वल दिए हों, तो 100 हो गए हों। हो सकता है एक ने 60 दिए हों, दूसरी ने 40 दिए हों, तो 100 हो गए हों। हो सकता है किसी ने 2 दिए हों, किसी ने 98 रुपीज दिए हों, तो 100 हो गए हों। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसने कितने रुपए दिए हैं, लेकिन इतना तो पता है कि एक ने x रुपीज दिए हैं, दूसरे ने y दिए हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाना चाहिए। दोनों को मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूट कर देना चाहिए। एक ने x रुपीज दिए, दूसरे ने y रुपीज दिए, तो 100 रुपीज हो गए। कह सकते हैं, ये सिचुएशन तो नहीं बता सकते किसने कितने दिए हैं, लेकिन इतना तो बता सकते हैं ना। तो वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें यहाँ पे लिखनी थी, और इसका क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है क्या, हाँ ड्रॉ द ग्राफ। तो फिर से वही काम, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 माइनस x। आप अपने 3 पॉइंट्स बना लीजिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y, 3 अपने पॉइंट्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे आप देखिए 0 रखिए तो 100 ले लीजिए, 100 रखिए तो 0 ले लीजिए। ठीक, एक दूसरा पॉइंट भी ले लीजिए, 100 रखा तो 0 आ गया, 100 माइनस 100, 0 रखा तो 100 आ गया। ठीक है, और 50 ले लीजिए, या 50 नहीं ले लीजिए तो 10 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 50 पे 50 मिल जाएगा, कुछ भी ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। और अब इस चीज को क्या है, इसका पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तीनों को प्लॉट कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, 10 की गैपिंग ले लीजिए, बन जाएगा ग्राफ। इस तरीके से ग्राफ पे 10 की गैपिंग ले लीजिए। ठीक, यहाँ 10 20 इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा आपका। 0 पे कितना है, 100 है, यहाँ कहीं आएगा, 100 पे 0 है, कहीं यहाँ आएगा,
ठीक है, 2 पॉइंट तो मिल ही गए, ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरीके की लाइन बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, वो ग्राफ पेपर यहाँ पे नहीं हो सकता बोर्ड पे, तो पॉसिबल नहीं है इसको बनाना। ठीक है, आप 10-10 का 20-20 का गैप ले लीजिए और बन जाएगा, दोनों में 20-20 का या 10-10 का। ठीक है, ये ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी आपकी स्क्रीन पर ही मैं शो करूंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपकी बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको बोर्ड पर, सॉरी बोर्ड पर कह रहे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने इसको लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को, बड़ा काफी क्वेश्चन है, समझा रहा हूं। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. यूएसए और कनाडा की कंट्रीज में जो टेम्परेचर है, जो हमारा तापमान है, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, जबकि इंडिया में हम लोग सेल्सियस में मेजरमेंट कर रहे हैं। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. नीचे एक इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन, एक जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकती है या कहें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकती है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो हम लोग को इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें सेल्सियस की वैल्यू लेनी है और वाई एक्सिस पे हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू लेनी है। ये फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है और कह रहा है इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या दे रखा है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, जहां पर f फॉर फ़ारेनहाइट है, c फॉर सेल्सियस है, मतलब सेल्सियस मान ली 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस की जगह रखेंगे और फ़ारेनहाइट जैसे जो भी है उसके, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट की जगह रखेंगे। ठीक, तो हमें इसका क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये थोड़ी देर के लिए y है मेरे लिए, थोड़ी देर के लिए x है, तो फिर से वही काम करूंगा। ठीक है बच्चों, c ऊपर रखूंगा, f यहाँ रखूंगा, ये x है, ये y है। देखिए किसको x पे बोला था इन्होंने, सेल्सियस फॉर एक्स, बिल्कुल सही बोला, सेल्सियस को x पे रखना है, फ़ारेनहाइट को y पे रखना है। तो सेल्सियस में सबसे पहले मैं 0 रख देता हूँ सेल्सियस को। जैसे ही मैंने सेल्सियस की जगह 0 रखा तो ये तो टर्म 0 हो गया, इधर वाला 0 इंटू समथिंग, f इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद मैं सेल्सियस को अपनी आसानी के लिए 5 रख देता हूँ, यहाँ पे 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो 41 आंसर आ जाएगा 5 पर। उसके बाद 5 पर के बाद मैं यहाँ पे -5 रख देता हूँ। ठीक है बच्चों, -5 रख दिया मैंने, तो जैसे ही मैं यहाँ पे -5 रखूंगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। भाई -5 रखता है यहाँ, -5 से -5, वो 5 पे 5 कट जाता, माइनस के 9 बचते, तो माइनस के 9 और 32 बचते ना हमारे लिए। ठीक, तो f की वैल्यू कितनी आती फिर 30, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 32 में से हमें क्या घटाना है, 9 को घटाना है, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बॉर्ड मास रूल या कहें थोड़ी सी अर्थमेटिक आपको आती होगी, नहीं भी आती तो देख लीजिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, यानी नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 20, 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। ठीक, कितने बचेंगे, 23। तो 23 तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पर हम, लेकिन इसमें बड़ा कौन है, 32 बड़ा था, उसका साइन क्या है, प्लस का, इसलिए प्लस के 23 यहाँ पे आंसर क्रिएट हो जाएगा। ठीक भाई, 32 में से 9 घटाने थे, 23 आ गए। ठीक है, 32 आप पहले लिख लो, -9 लिख लो, तो लिखोगे 23। ठीक, तो -5 कितना आ गया, 23 आ गया हमारे पास। इसी पॉइंट्स को, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, प्लॉट कर दीजिए अपने अपने अकॉर्डिंग, गैप लेके प्लॉट कर दीजिए। एक्स एक्सिस पे देखिए मैंने 5 की गैपिंग ले लीजिए, वाई एक्सिस पे अपने अकॉर्डिंग गैपिंग ले लीजिए, 32 है, 41 है, 23 है, 2 की गैपिंग ले लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 5 की गैपिंग, वाई एक्सिस पे 2 की गैपिंग लेके प्लॉट हो जाएगा।
ग्राफ प्लॉटिंग थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखी पॉइंट्स को, और इस चैप्टर में भी काफी बार सिखा चुका हूँ ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, देखिए क्या करिएगा, ऐसे बड़ी सी, मतलब आप तो बड़ा सा बनाएंगे, मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि आ जाए स्पेस। आप तो बड़ा सा बनाएंगे पूरे ग्राफ पेपर पे। हम यहाँ पे 5, देखिए 0 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया -5, ये हो गया -10। ठीक, ये मेरा ओरिजिन है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 2 की गैपिंग लीजिएगा। 1 बॉक्स 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और कहाँ तक जाइएगा, 50 तक जाइएगा। अगर 2 2 की ना लीजिए तो आप चलिए 2 2 की ना लीजिए तो आप जो है 32 है, 23 है, टेन टेन की ले लीजिए। चलिए मान लीजिए 10 10 की ले ली। ठीक, अब आप देखिए इसके बीच में कितने, एक जो छोटी वाली इसकी छोटी छोटी लाइनें होंगी ना, वो अब 1 होंगी, 1 2 3, इसमें बीच में कितनी 10 लाइन्स होंगी, जो कि 10th ये वाली होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वाली वैल्यूज। ठीक है, अब आपको 32 करना है प्लॉट, तो 31 के बाद एक छोटी लाइन होगी, फिर उसके बाद तो 32 ये वाली हो जाएगी। कहाँ पर है 32, 0 पर 32 है, तो 0 पर 32 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 10 10 की गैपिंग ले ली, इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक है, और उसके बाद 41 है, तो 40 के बाद जो जस्ट अगली छोटी वाली लाइन दिख रही होगी वो 41 हो जाएगी, लेकिन ये 5 पर 41 है, 5 पर 41 है ना, तो 5 पर 41 आ जाएगा। और -5 पे 23 है, -5 पे 21 22 23 करीब थर्ड स्टेप 1 2 3 ये वाला आ जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, आप एक्स एक्सिस पे ऐसा करिए, क्योंकि सेल्सियस स्केल है, ये वाला मेरा सेल्सियस है, ऐसे सी बना देंगे, डिग्री सेल्सियस है, और ये वाला मेरे पास क्या है, फ़ारेनहाइट है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पे। नहीं समझ में आया, आ गया ना बच्चों। ठीक, ये फ़ारेनहाइट का स्केल है वाई एक्सिस, और ये वाला एक्स एक्सिस हमारे लिए सेल्सियस का स्केल है। ऐसा क्वेश्चन में बोला था करने को, तो वैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने कर लिया। सेकेंड वाला देखते हैं, कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा, तो देखिए F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब कह रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। सेल्सियस की जगह क्या रख दिया मैंने, 30 रख दिया, क्योंकि 30 बोला था उन्होंने रखने को। तो ये हो गया 9 6 जा कितने हो गए, 54 हो गए, प्लस 32 बच्चों। ठीक, कितना हो गया, 86 हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू आई है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू आई है। कब आई है, जब सेल्सियस की जो टेम्परेचर है वो कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसा सेकंड पार्ट में बोला के सेकंड पार्ट में। ठीक, तो सेकंड पार्ट का तो ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है बच्चों थर्ड पार्ट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब फ़ारेनहाइट की जगह 95 रखना है। अगले पार्ट में कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अगले पार्ट में क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह रख देंगे 95 और सेल्सियस सी निकालेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्जन दे रखा है, रास्ता दे रखा है जाने का, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। लास्ट क्वेश्चन का हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट पे आए जब थर्ड पार्ट पे, तो इनका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखिए। ठीक है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जब रखा मैंने फ़ारेनहाइट की जगह, तो ये है 9/5 मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 32। ठीक,
तो 95 हो गया। अब हमें करना है सॉल्व, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई क्या है, ये पॉजिटिव की चीज इधर आके निगेटिव की हो गई। ठीक, तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 9/5 इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 63, ये 9 है 5 है, अब ये कैसे लिखेंगे, 63 डिवाइड की चीज कहाँ आएगी, मल्टीप्लाई में, 5 किसका है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बचेगा 9 इंटू सी। इतनी बात तो क्लियर होगी बच्चों, जिसको नहीं है वो सीखे। यहाँ पे डिवाइड वाली चीज क्या आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी। 5 3 से कितने होंगे, 15 होंगे, कैरी बन जाएगा, 5 6 30 और 31। ठीक, या ऐसे ना भी करें, ठीक है, ठीक, अगर ऐसा ना भी करें, मान ली मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो ना करिए, ना करिए, ये मल्टीप्लाई की चीज भी तो है, अभी उसे डिवाइड में ले आइए। मल्टीप्लाई की चीज क्या करी, डिवाइड में ले आए। ठीक, मल्टीप्लाई का 9 था, 9 क्या आ गया, डिवाइड में आ गया इधर। ठीक, 9 1 9, 9 7 63। जैसे ही 9 7 63 हुआ तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इज इक्वल टू सी, 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सी। आंसर आ चुका है। ठीक है, फोर्थ में बच्चों होमवर्क रहेगा आपका। फोर्थ में कह रहे हैं 0 रखना है, कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। लीजिए, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस रख दें तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक, तो जैसे ही हम सेल्सियस को 0 रखेंगे फ़ारेनहाइट 32 आ जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा, ये हमसे कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 होगा। भाई हम फ़ारेनहाइट सेल्सियस की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 टर्म हो गया, तो फ़ारेनहाइट कितना मिला, 32 मिला। ये करिएगा आप सॉल्व, इसको करिएगा, ऐसे मत करिएगा, रख के दिखाइएगा सॉल्व करके, ठीक है। और उसमें फिर उसके बाद कह रहे हैं टेम्परेचर अगर 0 हो, यहाँ पर 0 हो, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह 0 रख दिया, 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक, अब इधर क्या आ गया, माइनस के 32 हो गए, 9/5 इंटू सी हो गया, माइनस के 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू सी हो गया। ठीक, बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। ठीक, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, इस तरीके की आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 160 आ जाएगा अपॉन 9। यही मेरे लिए सेल्सियस का क्या होगा, आंसर होगा। डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करके लिख दीजिए। ठीक, इतने डिग्री क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कह रहे हैं क्या कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट क्या था बच्चों, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जो वैल्यू हैं वो दोनों इक्वल हों। ठीक है, यानी ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जिस पर दोनों ही वैल्यू क्या हो, इक्वल हो और सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप जानते हैं कि 0 डिग्री अगर हम यहाँ रख दें, सेल्सियस 0 डिग्री रख दें तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, 32 आएगा। ये दोनों क्या वैल्यू होंगी, बराबर होंगी ना। 0 डिग्री रखने पे फ़ारेनहाइट इतना आ रहा है भाई, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में देखिए डिफरेंस है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 32 है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि क्या ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ पर रखें तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो यहाँ वैल्यू हो वो इक्वल हो, ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। हमसे ये पूछ रहा है क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसपे यहाँ पर और यहाँ पर रखने पर दोनों एक जैसी वैल्यू दिखें, सेम दिखें, इक्वल दिखें। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, -40 डिग्री
-40 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही इक्वल होते हैं। यही अभी इसमें निकलकर आंसर आएगा। देखिए हमने आपको पहले से बता दिया है। क्या क्वेश्चन में पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था सेम न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए है जिसपे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। इसकी सेम वैल्यू, क्या ऐसी कोई वैल्यू होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर होगी तो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वही लिखा है मैंने, इज एफ इज इक्वल टू सी। क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल बराबर होंगे? कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू पे बराबर होंगे, मतलब सेम न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, जो इक्वेशन हमें दे रखी है, उसमें c की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों? देखिए c और f दोनों सेम है, तो c की जगह क्या पुट कर देंगे? f पुट कर देंगे। तो 9f अपॉन 5 हो गया। देखिए अब f माइनस, ये माइनस में ले आएंगे, 9f अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। क्या करा मैंने? पॉजिटिव की क्वांटिटी को इधर लाए तो हम निगेटिव की क्वांटिटी में ले आए और यहाँ 32 तो एज इट इज रहा। ठीक, अब दोनों में हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। यहाँ हो गया 5f माइनस 9f इज इक्वल टू 32 हो गए। 5f माइनस 9f जो घटे तो माइनस 4f अपॉन 5 हो गए इज इक्वल टू 32 हो गए। ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन आप लोग को आनी चाहिए। देखिए क्या किया, c की जगह f रखा, c की जगह f रखा। अब एफ एफ सेम हो गए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ गई। इसका सोल्यूशन निकालना तो सेकंड लेक्चर में ही सीख लिया था। ठीक, कि एफ को क्या करेंगे? एक तरफ लाएंगे, तो एफ को एक तरफ लेके आए, एलसीएम लिया, प्लस की चीज क्या रह गया? माइनस में हुई, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अभी इतना सॉल्व किया है। ठीक, अब इसके बाद हम जब आए तो माइनस के 4f इज इक्वल टू 5 इंटू 32। डिवाइड की चीज इधर जाके क्या हो गई? मल्टीप्लाई में। डिवाइड की चीज इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गई। f इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 इंटू 32 अपॉन माइनस के 4 हो गए। 4 इंटू एफ था तो मल्टीप्लाई की चीज यहां आकर किस में हो गई? डिवाइड में हो गई। ठीक, तो f इज इक्वल टू हो गया 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये हो गया माइनस 5 8 जा 40। तो यही हमारे लिए क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। f डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस जो हैं वो -40 के लिए क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी? सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएंगी, जिसपे दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जो 8th का 5th पार्ट था, अच्छा पार्ट था। ठीक है, और if you like my teaching method or any part of my teaching style, then please like and subscribe my YouTube channel Achievers Teaching is my passion। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।